आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के पहले अध्याय को समझाऊंगी, जिसका नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी में उसे माइक्रो कहते हैं और जो कि ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से बना है, MIKROS माइक्रोस से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल या छोटा या लघु। जिसको हम कहेंगे कि हम जो हमारे आर्थिक जगत की विभिन्न इकाइयाँ होती है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग या एक व्यक्ति का निवेश, एक व्यक्ति का उपभोग, इन हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और जब इसकी परिभाषा के लिए तो इस परिभाषा के बारे में हम इस तरीके से समझाएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जब अर्थशास्त्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि मनुष्य की जो हमारे समाज में जो इकाइयाँ छोटी छोटी हैं, उनका अध्ययन जब हम करते हैं, छोटे छोटे चरों का जब हम अध्ययन करते हैं और इसका जब प्रभाव जो है पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है, तब वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है कि ये समाज की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे छोटी इकाइयों से मतलब है एक व्यक्ति का उपभोग, एक व्यक्ति की बचत, एक व्यक्ति का निवेश। ये जब अपना करते हैं, ये क्रियाएं करते हैं, एक मनुष्य करता है या एक फर्म कोई उत्पादन कर रही है, तो इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है या नाम मात्र का पड़ता है। तो इसकी पहली विशेषता है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म चरों का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन हमने बता ही दिया है। सूक्ष्म चरों के अध्ययन अंतर्गत जैसे उपभोक्ता के व्यवहार की उदासीनता नामक सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, पूर्ति का नियम है, मांग का नियम है। ऐसे हम तमाम नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। छोटी छोटी इकाइयों का अंतर्गत हम करते हैं और इसके तहत हम समष्टि अर्थशास्त्र का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि इसके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुल जनसंख्या, कुल राष्ट्रीय आय, जो कुल है जो कुल रोजगार, इन बातों का अध्ययन करते हैं। दूसरी इसकी है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, जैसे कि एक उद्योग। अगर एक उद्योग किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से कीमत निर्धारण का अध्ययन। इसकी तीसरी विशेषता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की तीसरी विशेषता है कीमत निर्धारण का अध्ययन। कीमत निर्धारण, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इस बात का निर्धारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र या विषय वस्तु। इसके अंतर्गत ये तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अब आप लोग समझेंगे कि वस्तु कीमत सिद्धांत, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। कैसे करता है कि जैसे कि उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, क्योंकि हर व्यक्ति की आमदनी के साधन अलग अलग होते हैं, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति की इतनी हैसियत है कि वो 10 किलो फल ले सकता है और किसी व्यक्ति की इतनी नहीं है कि वो 2 किलो भी ले सके। इसके बीच में जो उपभोक्ता होता है या जो उपभोग करने वाला होता है, वो इस बात को निश्चित करता है कि मैं किस चीज़ को पहले खरीदूं। आपको इसकी
विशेषता बताने के बाद मैं इसका विषय वस्तु या विषय क्षेत्र के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये इस बात का उत्तर या आंसर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र देता है। जैसे कि उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, उदासीनता वक्र का विश्लेषण, उत्पादन लागत सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक उपभोक्ता का व्यवहार उदासीनता वक्र विश्लेषण और दूसरा है उत्पादन और लागत का सिद्धांत। क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निश्चित की जाती है, जो कि जिसका अध्ययन की हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार दूसरा इसका है साधन कीमत निर्धारण। जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं तो उसमें 5 साधन लगते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरी होती है पूंजी, चौथा होता है साहस और 5वां होता है संगठन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भूमि वाले को क्या हम उत्पादन में कितना हिस्सा उसको देंगे और श्रम वाले को कितना हिस्सा देंगे, पूंजी वाले को कितना देंगे और साहसी को हम कितना देंगे। तो देखिए इसको हम भूमि वाले को क्या देंगे, भूमि वाले को लगान देंगे, जैसे रिकार्डो का लगान सिद्धांत, तो हम भूमि को लगान देंगे। श्रम वाले को हम मजदूरी देंगे, मजदूरी का सिद्धांत। हम पूंजी वाले को ब्याज देंगे, ब्याज का सिद्धांत जो कि कीन्स ने प्रतिपादित किया है। इसके बाद सहायसी को हम देते हैं लाभ या हानि, तो लाभ का सिद्धांत। तो इन जब किसी भी वस्तु की कीमत का, किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण इसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। और जब भी हम कोई भी उत्पादन कार्य करते हैं उनमें इन 5 का होना अति आवश्यक है आज के दौर में। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये संपूर्ण अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र है। ये हमें ये बताता है कि अगर मनुष्य की दैनिक जो बेसिक नीड्स हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई, उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं जा रहा है, तो इस अर्थशास्त्र के अध्ययन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन हर मनुष्य के जीवन की जो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उसके जो जीवन स्तर की जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो जरूर पूरी होनी चाहिए, ताकि मनुष्य को अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। जैसे कि भोजन, मकान, कपड़े और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय आदि, इसमें सभी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। इसका जो महत्व है इसके बारे में मैं अगली बार में बताऊंगी। और सारे बच्चों को से मेरा यही कहना है कि जो भी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को देख करके अच्छे से इसको नोट करें और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है मुझे लिख करके दिखाएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका विषय क्षेत्र है, इसको मुझे कॉपी में लिख करके ऑनलाइन दिखाने का कष्ट करें।